रैना जी, जो आपके ओपोनेंट थे सुंदर चौधरी जी तो 22 में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। आपको नहीं लगता है कि अगर वो आज बीजेपी का पार्ट रहते तो ये सीट भी आप ही के नाम पे होती? देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मनमुटाव रहा जो सुंदर चौधरी जी को 2023 में पार्टी छोड़नी पड़ी थी? बीजेपी उसका अपोज क्यों कर रही है? क्योंकि चौधरी साहब तो कह रहे हैं ना हम 370 की बात कर रहे हैं, ना ही हम 35A की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। तो बीजेपी को उसमें इतना प्रॉब्लम क्या बीजेपी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जगह लैंड्स सेफ रहें, बच्चों की जॉब सेफ रहें? क्या 2024 में वो कमी सुंदरबनी की खली है बीजेपी को? क्योंकि शायरा सुंदरबनी को एक बीजेपी का गढ़ माना जाता था। क्या रीजन रहे कि आज इस बार जबकि आपकी लीडरशिप में 29 सीट्स तो जीती है बीजेपी, बट एक गढ़ जो आपका गढ़ था वो लूज? आपको नहीं लगता है कि आपको भी ग्रस्त जीवन बसाना चाहिए था? आपको नहीं लगता है यार गलत जर्नी स्टार्ट कर दी मैंने? मीम कल्चर पता है क्या होता है आपको? जहाँ मीम्स बनाए जाते हैं तो आपके काफी सारे मीम्स फेमस हैं। एक लड्डू खिलाए जा रहे हैं, आप खा 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 खा, एक थोड़ी है, काफी सारे हजारों। तो आप क्या अच्छा लगता है या बहुत अच्छा लगता है? हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रेट टॉक विद ऋषभ। मैं हूं ऋषभ शर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में इन दिस न्यू सीरीज ऑफ पॉलिटिकल चिट चैट। आज एक मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनको मैं पिछले 1 महीने से ट्राई कर रहा हूँ रीच आउट करने के लिए, एंड आज फाइनली हम उनके साथ बातचीत करने वाले हैं। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ फाइनेस्ट पॉलिटिकल लीडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, श्री रविंदर रैना जी। रविंदर रैना जी, पॉलिटिकल कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, उनकी जर्नी कैसी से रही है, क्या वजह रही जिसकी वजह से वो इलेक्शन हारे हैं, इन सभी टॉपिक्स पे बात करिए। वी टॉक अबाउट स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, उनकी कॉलेज लाइफ से लेके 7 साल तक वो जब बीजेपी के स्टेट अध्यक्ष थे क्या मेन इंपॉर्टेंट काम करे हैं और कहाँ गलती हुई कि वो इलेक्शन हार चुके हैं। दिस न्यू एपिसोड में आपको बहुत इंसाइट्स और काफ़ी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। प्लीज़ इस एपिसोड को पूरा देखिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, एंजॉय द एपिसोड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। हमारे साथ आज बीजेपी के एक्स स्टेट प्रेसिडेंट श्री रविंदर रैना जी हैं और हाल ही में नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ बीजेपी। सर वेलकम टू स्ट्रेट टॉक विद ऋषभ। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत अच्छा हूं। रैना साहब, इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, मॉरल ड्यूटीज थोड़ी सी कम हो चुकी हैं, बट इलेक्शन खत्म होने के बाद स्टिल आप अपने विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। क्या बात से चल रही है और लाइफ कैसे चल रही है? क्या बदलाव आया लाइफ में? देखिए, जिंदगी का हर एक नया दिन, जिंदगी का हर एक नया सवेरा नई आशाएं, नई उमंग, नई चुनौतियां लेकर आता है और जिंदगी हमेशा चलने का नाम है। जिंदगी में चलते रहो, काम करते रहो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संघोस्त्व कर्मणि। कर्म करो बिल्कुल, और सतत निरंतर कंटिन्यूसली काम करो, मेहनत करो और फल की इच्छा मत करो। उसी ध्येय, उसी मिशन के साथ हम काम करते हैं, लगातार काम करते हैं। हर चैलेंज, हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं। देश और समाज के लिए जो संकल्प, जो मिशन लिया है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। रैना साहब, जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास में बीजेपी ने फर्स्ट टाइम 29 सीट्स भी जीती हैं एंड 26.6% ऑफ वोट शेयर आपको मिला है। ये फर्स्ट टाइम आपकी लीडरशिप के अंदर जो एक बड़ा इलेक्शन हुआ है, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कलेक्टिव लीडरशिप होती है। मैं 2012 में भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो यूथ विंग ऑफ बीजेपी है, उसका जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अध्यक्ष बना। मैंने पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में काम किया और मुझे याद है, मुझे 2014 में लद्दाख की पार्लियामेंट सीट जो लोकसभा की थी, उसका इंचार्ज बना के भेजा गया था और मैंने बहुत काम किया वहां 2 महीने। 36 वोटों से हम वो सीट जीते थे और उस वक्त के जो मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने स्पेशल मुझे
लद्दाख लेह में बुलाया था और ऑनर किया था। उसके बाद मैं 2014 में एमएलए का चुनाव लड़ा, जीत गया नौशहरा सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। और फिर 2018 से 2024 तक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा। लगभग 7 साल का लंबा टेन्योर इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों क्षेत्रों में मैंने काम किया। तीनों क्षेत्रों में अलग अलग चैलेंजेस थे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से सबके साथ मिलकर हमने भारतीय जनता पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया। 16,67,000 मेंबरशिप इसी दौरान हमने की, जो कि इससे पहले 6,40,000 थी। लगभग 10,27,000 नए मेंबर्स जब मैं अध्यक्ष था, सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से इतनी बड़ी पार्टी की मेंबरशिप हुई। हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता। जम्मू उधमपुर की लोकसभा की सीटें हों, लद्दाख की लोकसभा की सीटें हों, वो हमने जीती। डीडीसी बीडीसी के चुनाव जीते। कश्मीर घाटी में कमल का फूल खिला। 3 डीडीसी के मेंबर बीजेपी के मैंडेट पर जीत के आए। 7 म्युनिसिपल कमेटीज में बीजेपी के प्रेसिडेंट थे कश्मीर में। जम्मू की 37 में से 32 अर्बन लोकल बॉडी की सीट्स पर बीजेपी ने जीत हासिल की। ले हिल डेवलपमेंट काउंसिल में बीजेपी की सरकार बनी। कारगिल में बीजेपी ने खाता खोला। एक शानदार काम भारतीय जनता पार्टी में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर इस पीरियड में कार्यकर्ताओं की मदद से, कार्यकर्ताओं की सपोर्ट से हमने किया। और उसका कई बार जिक्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय अमित शाह साहब, जेपी नड्डा साहब सब ने किया, क्योंकि मैं काम में विश्वास करता हूं। मैंने बहुत काम किया है। जम्मू रीजन हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, कोने कोने में शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां भारतीय जनता पार्टी पहुंचाई। और ये उसी मेहनत का नतीजा है, कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है कि बीजेपी ने आज 26.6% वोट शेयर हासिल किया जम्मू कश्मीर में। 29 एमएलए जीते हैं। और वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का सबसे ज्यादा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनकी सरकार बनी है उनका 23% वोट शेयर है, और बीजेपी जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसका 26.6% वोट शेयर है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रैन साहब, देखिए आपकी, जब आप इस टेन्योर में सब जानते हैं लोग आपको, राइट, आप बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट रहे, बट मैं ना आपको 1996 में लेके जाना चाहूंगा। व्हेन यू स्टार्ट कॉलेज, आप 1996 में आपने पीजी रजौरी, या पीजी कॉलेज बोला जाता है, यू स्टार्टेड फ्रॉम जर्नी, आपकी एजुकेशन जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। सो मुझे वहां की चीजें जाननी है कि राजनीति में इंटरेस्ट कब से हुआ आपको? कॉलेज में जब मैं 1996 रजौरी डिग्री कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूं, और उस वक्त वहां रजौरी डिग्री कॉलेज जी, वहां तब हालात बड़े चैलेंजिंग थे। कॉलेज में हम पढ़ते थे, पढ़ाई में हमें बड़ा इंटरेस्ट था। पढ़ाई में हम कोशिश करते थे अच्छे मार्क्स आए, पूरे दिल से पढ़ाई करते थे। हमारे घर में, स्कूल्स में बहुत अच्छे जो पढ़ाई का माहौल था, हमें अच्छे टीचर्स मिले। और डिग्री कॉलेज में जब मैं गया 1996 में तो थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन कॉलेज में माहौल बहुत अच्छा था। कॉलेज के प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स एक से बढ़कर एक थी। जबरदस्त कॉलेज की यादें। 99 में आप पास आउट हुए, देन आपने नेवी ज्वाइन करी थी, तो क्या रीजन थे कि नेवी ज्वाइन? मुझे भारतीय सेना में ज्वाइन करने का बड़ा शौक था। इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहता था।
मैंने कोशिश की, लेकिन मैं नेवी में मेरी सिलेक्शन हुई। नेवी में गया, मैंने ज्वाइन की, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। फिर कुछ महीनों के बाद मैंने छोड़ के मैं वापस प्रचारक के नाते मैंने काम शुरू किया, और सन 2000 से लेके 2012 तक मैं प्रचारक के उसी तौर पर दौरान मैंने आप काम किया। ढांगरी में एक आश्रम में एज अ टीचर भी काम कर रहे थे, राइट? ढांगरी जो आश्रम स्कूल्स है जहाँ बच्चों को आप पढ़ाया भी करते थे, उस दौरान ढांगरी के लोगों के साथ बहुत प्यार था आपका। कहते हैं कि रविंदर रैना उस एरिया के हर एक फैमिली के मेंबर थे। ढांगरी एक गांव है जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी के हेडक्वार्टर के लगभग 10 किलोमीटर पहले आता है। बहुत अच्छे लोग हैं ढांगरी, सरानू, पोठा, अड़गी, धलोड़ी, बलजराला, खाद, जमोला, और इधर मुरादपुर, ढूंगी, धलोगड़ा, उस एरिया में मैंने बहुत काम किया। बड़ी छोटी आयु थी मेरी, लगभग 21-22 वर्ष की आयु में था मैं ढांगरी में सेवा काम के लिए गया था। गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाता था, वहां एक सेवा आश्रम में काम करता था। गरीब लोगों के बच्चों को हमने पढ़ाया, उस आश्रम की हमने रजिस्ट्रेशन की, बाद में डोनेशन लोगों से कलेक्ट करके वो विद्या मंदिर, वो आश्रम, स्कूल बहुत अच्छे से बनाया। वहां के पढ़े बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स तक बने हैं। कभी कभी मुझे मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सेवा भाव से, सेवा आश्रम था वो, आज भी है। और जब मैं वहां काम करता था, सेवा आश्रम चलाते थे, तो लोगों के घरों में रहना होता था। हर घर में, ढांगरी बहुत अच्छा गांव है, ढांगरी, सरानू और उसके इर्द गिर्द के जितने गांव हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, नित्य नियम का पालन करने वाले और देशभक्त लोग हैं। उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा। मैं आज भी अगर ढांगरी को याद करता हूं तो वो सुनहरा दौर, वो सुनहरे पल वो आज भी याद आते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। रैना साहब, आपने बहुत छोटी एज में सोशल वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। आपको नहीं लगता है कि आपको भी ग्रस्त जीवन बसाना चाहिए था? आपको नहीं लगता है यार गलत जर्नी स्टार्ट कर दी मैंने? देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो ईश्वर ने, जिसके भाग्य में जो लिखा है वो उसको मिलता है। और ईश्वर ने, प्रकृति ने, भगवान ने, उस सर्वशक्तिमान जो परमपिता है, उन्होंने जिस आदमी से जो काम लेना है लेना है। हर आदमी की किस्मत, भाग्य में जो लिखा है वो होना है। आदमी मेहनत कर सकता है, आदमी परिश्रम कर सकता है, हार्ड वर्क कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन गांधी छोड़ के बैठ गए, तो श्री कृष्ण उनको कहते हैं, अर्जुन, होना वही है जो प्रकृति ने, प्रारब्ध ने तय किया है। आप लोग माध्यम हो, आप लोग माध्यम हो, और ईश्वर ने जिससे जो काम लेना है लेना है। इसलिए ईश्वर ने हमसे छोटी आयु में ही ये काम लेना था, तो हमने किया, और हम खुश हैं जो काम हमने किया है। पिछले लगभग 25 वर्षों से मैं सेवा भाव से इस कार्य को कर रहा हूं, देश हित के लिए काम कर रहा हूं, सबके लिए काम करता हूं। मैं अपना पराया देख के नहीं, मेरे लिए सब अपने हैं, और मैं सब की इज्जत करता हूं, सबकी रिस्पेक्ट करता हूं,
सेवा भाव से काम करता हूं और ईश्वर को साक्षी मान के काम करता हूं। सबका भला होना चाहिए इस सोच से काम करता हूं और यह मानता हूं कि ईश्वर ने, भगवान ने जिस व्यक्ति से जो काम लेना है वो लेना। राणा साहब 2014 में फर्स्ट टाइम आपने असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा और काफी अच्छे मार्जिन से जीतते हैं। तब नौशहरा सुंदरबनी एक साथ हुआ करते थे। क्या 2024 में वो कमी सुंदरबनी की खली है बीजेपी को? क्योंकि नौशहरा सुंदरबनी को एक बीजेपी का गढ़ माना जाता था। क्या रीजन रहे कि आज इस बार जबकि आपकी लीडरशिप में 29 सीट्स तो जीती है बीजेपी, बट एक गढ़ जो आपका गढ़ था वो लूज कर दिया गया? इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि सुंदरबनी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का एक गढ़ माना जाता है। और आज से नहीं, सुंदरबनी, सियोट, देवखथल का वो जो एरिया है वो हमेशा बहुत प्रखर राष्ट्रवाद के साथ चला है। जब 2014 में उस वक्त हमने इलेक्शन लड़ा और जीता, नौशहरा क्षेत्र से हमने 17,000 वोट लिए थे और सुंदरबनी से 21,000 वोट लिए थे। हालांकि सुंदरबनी बानिस्बत नौशहरा के छोटा एरिया था, पॉपुलेशन भी उसकी थोड़ी कम थी और टोपोग्राफी और ज्योग्राफी भी देखेंगे, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है और है, तो एक बड़े मार्जिन से हमने वो सीट जीती थी। अब बीच में जब रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, डीलिमिटेशन हुई, तो ये डीलिमिटेशन कमीशन का काम था, उन्होंने अपना काम किया, लेकिन फिर भी सुंदरबनी ने तो अपना काम किया। सुंदरबनी सियोट का क्षेत्र कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लगा और कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी लगभग 18,000 वोटों की लीड से भाजपा जीती, भारतीय जनता पार्टी जीती। वहां कमल का फूल खिला। बट रही बात नौशहरा की, तो नौशहरा में हमने लगभग 27,500 वोट, अगर बैलेट्स और ये सब काउंट करेंगे, तो 2024 में लिया है। और अगर आप देखेंगे कि 2014 के मुकाबले नौशहरा में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज्यादा वोट पड़ा है। और बाकी ये चुनाव के, दिस इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें कोई हैरानगी की या कोई परेशानी की बात नहीं होती है। आदमी के हाथ में मेहनत है। मैंने बहुत मेहनत की है मैंने अपनी जिंदगी में, और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की, और कभी किसी के लिए मन में कोई लेश मात्र का भी किसी व्यक्ति के प्रति कोई नकारात्मक भाग, नेगेटिविटी नहीं रखी है। हम कहते हैं सबका भला करो, जो भी है, जो हमारा साथी है, दोस्त है, मित्र है, वोटर है, कार्यकर्ता है, उसका भी भला करो। जो किसी कारणवश हमारे साथ नहीं चला, उसका भी भला करो। और यही हमारी पहचान, यही है, इसी से हम पहचाने जाते हैं। रविंद्र रैना की यही पहचान है कि रविंद्र रैना सबका आदमी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गांव, शहर, पहाड़, मैदान, गरीब, अमीर, युवा, नौजवान, बच्चा पार्टी, बुजुर्ग, सबके लिए अच्छा सोचता हूं, सबका भला करने की कोशिश करता हूं, सबकी खिदमत करने की सोचता हूं, सबकी बेहतरी के लिए सोचता हूं। मैं चाहता हूं सब सुखी हों, सब खुश हों, सब अच्छे हों, किसी को तकलीफ ना हो। इस मिशन के साथ काम करता हूं। नहीं, आपके विचार तो आपने बताया, आप सबके लिए सोचते हैं, तो फिर क्या ऐसा लगता है कि जो आपका जो अपना घर था वहां पे क्या गलतियां? राजनीति, मैंने पहले कहा, राजनीति में बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। और दूसरा,
पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते से मैंने पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में काम किया। शायद थोड़ा समय में यहां कम दे पाया, जितना टाइम मुझे अपने क्षेत्र को यहां इस क्षेत्र में और टाइम दिया होता और अच्छा रिजल्ट होता। और जिसका जिक्र आपने किया डिलिमिटेशन, अगर बीच में नहीं हुआ होता और वही 2014 की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होती तो फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत या अड़चन नहीं थी। लेकिन मैंने पहले कहा, कुछ चीजें मुकद्दर की होती हैं, भाग्य की होती हैं। ईश्वर ने जिस व्यक्ति से जो काम लेना है उससे लेना है, इसलिए कोई इसमें इफ्स एंड बट्स, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। Part of life. बट रैना जी, जो आपके ओपोनेंट थे सुरेंद्र चौधरी जी तो 22 में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। आपको नहीं लगता है कि अगर वो आज बीजेपी का पार्ट रहते तो ये सीट भी आप ही के नाम पे होती? देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने क्या ये मन कहा- मुटाव रहा जो सुरेंद्र चौधरी जी को 2023 में पार्टी छोड़नी पड़ी थी? मेरा किसी से कोई मनमुटाव नहीं है, किसी से भी नहीं। मैं मनमुटाव वाला व्यक्ति नहीं हूं। आपने कभी जिंदगी में मेरे मुख से किसी के प्रति कोई बट तलखी के बयानबाजी करते कभी देखा है? बिल्कुल नहीं सुना। बट सुंदरबनी के लोग ये भी कहते हैं कि 2020 में जब कोविड हुआ था, एक इंसिडेंस हुआ था आपके साथ, कहते हैं तब से रैना साहब थोड़े से सुंदरबनी से रूठे नहीं थे। नहीं, कोविड का कोई प्रकोप नहीं है। कोविड तो पूरी दुनिया में नहीं, था। बिल्कुल एक इंसिडेंस हुआ था जहां पे सुंदरबनी के लोग आपसे मिलने आए थे, दैट साइड की कुछ- कोविड के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। कोविड के दौरान तो सेवा भाव से जितना काम हम कर सकते थे हमने किया, कुछ ऐसा नहीं है। नौशहरा भी मुझे उतना ही प्यारा है, सुंदरबनी भी मुझे बहुत प्यारा है। सुंदरबनी के लोग आज भी ठगा हुआ महसूस क्यों करते हैं? उनका कहना है कि हम पहले नौशहरे के साथ थे, डिलिमिटेशन के थ्रू हमें कालाकोट का जोड़ दिया। डिलिमिटेशन की प्रोसेस जो है डिलिमिटेशन कमीशन ने की। बट एक्स एमएलए अशोक शर्मा जी और एमएलसी रविंद्र शर्मा जी कहते हैं कि हम डिलिमिटेशन टीम से मिलने गए थे। वो कहते हैं कि हमने कोशिश करी थी। कोशिश तो हमने भी की थी, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन की जो जस्टिस हैं रंजना देसाई जी, वो तो महाराष्ट्र की रहने वाली थी। वो तो मैं एक ही बार उनसे मिला था, हमने भी अपना पक्ष रखा था। उनके कुछ पैरामीटर्स थे, उन पैरामीटर्स पर काम किया। मैं कौन सा चाहता था? मैं तो चाहता था नौशहरा सुंदरबनी एक ही रहे, यकीनन कौन चाहेगा। और मैंने आपको पहले कहा, सुंदरबनी तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। सुंदरबनी कालाकोट के साथ गया, कालाकोट 18,000 की लीड से जीता। सुंदरबनी नौशहरा के साथ होता, नौशहरा 20,000 की लीड से जीते। कुछ मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। चूंकि अब वो उन चीजों को ज्यादा डिस्कस करने की आज तो ना टाइम है और ना मैं उसकी कोई आज वो वक्त है। राणा साहब, आप इलेक्शन से पहले भी एसटी स्टेटस के लिए बहुत बातचीत कर रहे थे। आज शाम को भी मैं देख रहा, जब आप पब्लिक को संबोधित करते थे एसटी स्टेटस की बात करते हैं। बट सर, पीर पंजाल से जब बीजेपी ने इतना बड़ा तोहफा दे दिया पीर पंजाल के लोगों को, फिर भी एक सीट मिलती है कालाकोट से। देखिए, आप एक चीज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने रजौरी पुंछ में 2,30,000 वोट्स लिए हैं। आप मानते हैं कि सुरनकोट में अगर 25,000 वोट बीजेपी को मिला है, तो जिस सुरनकोट में इससे पहले 2,500 वोट नहीं मिलते थे, वहां 25,000 वोट मिले हैं। पर राणा साहब, जिस मेंढर में बीजेपी को 1,000 वोट नहीं मिलते थे, 20,000 वोट मिले हैं। 25,000 के करीब करीब पुंछ में वोट मिला है। थन्ना मंडी और धरहाल 27,500 वोट मिला है। बुद्धल की सीट पर 27,000 वोट बीजेपी को वोट मिला है। और रजौरी में 27,000 से ज्यादा, लगभग 28,000 के करीब करीब वोट बीजेपी को मिला है। और लगभग 27,500 वोट नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी को मिला है। एक बहुत बड़ा सपोर्ट इन चुनावों में रजौरी पुंछ से बीजेपी को मिला है। हां, बहुत ज्यादा सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया, वो बात है, लेकिन फिर भी अब मैं रजौरी पुंछ के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं।
लोगों ने, और बड़े बड़े लोग बीजेपी में आए, जनाब सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, मुर्तज़ा खान साहब, श्रीमान गनी चौधरी साहब, मोहम्मद इकबाल मलिक साहब, चौधरी जुल्फकार साहब जैसे लोगों ने बीजेपी के मैंडेट पर चुनाव लड़ा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आने वाले सालों में इसके परिणाम आप देखेंगे। ये कोई एक दिन की कोशिश नहीं होती है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक चीज चल पड़ी है। रही बात पहाड़ी एसटी स्टेटस की, तो यह भी हकीकत है कि पहाड़ी एसटी स्टेटस हो या गुजर बकरवाल के एसटी स्टेटस को महफूज रखते हुए इस सारे एरिया के लोगों के साथ इंसाफ अगर किया है, तो उसमें रविंद्र रैना की बहुत बड़ी मेहनत है, मेरे साथियों की, मेरे पार्टी के कलीग्स की, और जो बहुत बड़े ऐसे यंगस्टर्स, यूथ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन सब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूं और उनको यकीन दिलाता हूं कि ये सेवा का काम, ये लोगों की खिदमत का काम, ये इसी तरीके से चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं। रैना साहब, जम्मू कश्मीर के ना 3 सबसे बड़े मुद्दे थे जब आप 7 साल की बात करते हैं। एक डेली विजर्स का, एक जॉब्स के लिए बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी बच्चों को नहीं मिली। आपके ऑफिस के सामने भी काफी बीएसएफ के बच्चे, सीआरपीएफ के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था इस रिलैक्सेशन को। और जो ये स्टेट लैंड के ऊपर जो कुछ लोगों के घर खाली करवाए जा रहे हैं, दीज आर 3 मेन मेजर्स इश्यूज। देखिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, किसी की लैंड नहीं किसी ने खाली कराई है। हाँ, अगर किसी ने गलत तरीके से पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस लगाकर अगर किसी ने जमीन नाजायज तरीके से कब्जा की है, अगर किसी ने गरीब का हक मारा है, उस पर सरकार ने, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्ती के साथ काम किया है। लेकिन किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई है और ना होगी। रही बात डेली वेजर्स की, तो जब पुरानी सरकारें थी तो डेली वेजर्स को 500, 250, 1000 रुपये महीने का मिलता था। साल के 12 महीनों में से 2 महीने, एक ईद के दिन और दिवाली के दिन 2 महीने की सैलरी आती थी। हमने डेली वेजर्स की लड़ाई लड़ी। डेली वेजर्स को हमने ऑनलाइन उनकी रजिस्ट्रेशन हुई, बायोमेट्रिक उनकी अटेंडेंस कराई, 10,000 के करीब करीब ऑनरेरियम उनका मंथली उनके अकाउंट्स में आने लगा, जिसके बाद वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सरकारी मुलाजिम के तौर पर उनकी रिकॉग्निशन हुई। ये सारी लड़ाई मैंने लड़ी, असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर। मैंने कहा बहुत सारे लोग सीआईएसएफ, बीआईएसएफ, बीएसएफ एस्पिरेंट्स, पुलिस सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स, केएस एस्पिरेंट्स, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, होम गार्ड, एसपीओज, वीडीसीज, सब मेरे ऑफिस, मेरे घर, हमारे दरबार में आते थे। हम सबकी सुनते थे, सबकी परेशानियां हल करते थे। बहुत सारी परेशानियां हमने, समस्याओं का समाधान किया है। जो बची हैं उनका भी करें, उनके लिए भी लड़ेंगे। रैना साहब, एक लास्ट आखिरी सवाल है। अभी असेंबली के अंदर एक स्पेशल स्टेटस की मांग करी गई है, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से एक बिल पास भी करवाया गया। बीजेपी उसका अपोज क्यों कर रही है? क्योंकि चौधरी साहब तो कह रहे हैं ना हम 370 की बात कर रहे हैं, ना ही हम 35A की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। तो बीजेपी को उसमें इतना प्रॉब्लम क्या? क्या बीजेपी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जगह लैंड सेफ रहें, बच्चों की जॉब सेफ रहें? देखिए, ये जो रेजोल्यूशन असेंबली में लाया गया है, इसका जमीनों से और नौकरियों से कोई लेना देना नहीं है। एक नौकरी बताएं क्लास जो 4th या क्लास 3rd की, जो किसी को बाहर मिली हो। एक नौकरी बताओ, एक क्लास 3rd, क्लास 4th में एक कोई नौकरी। हां, अगर कोई आईएएस अफसर आता है, आईपीएस आता है, तो वो तो पहले भी आते थे। अब केएस के एग्जाम्स हैं, टीचर्स हैं, मास्टर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सब लोकल्स लगते हैं जिनके पास डोमिसाइल है।
पहले पीआरसी होता था, अब डोमिसाइल है। नौकरी उसी को मिलेगी जो जम्मू कश्मीर का है, और जमीनें कोई खरीद नहीं सकता, एग्रीकल्चर लैंड को कोई हाथ नहीं लगा सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये एक प्रोपेगेंडा बनाया गया कि नौकरियां बचाने के लिए, जमीन बचाने के लिए इस किस्म की बातें कही गई कि ये रेजोल्यूशन लाया। लेकिन रेजोल्यूशन को पढ़ना चाहिए, और रेजोल्यूशन पढ़ने के बाद रेजोल्यूशन के ऊपर डिबेट को जिस तरीके से बिना डिस्कशन के पास किया गया, और उसके बाद जो ऑनरेबल स्पीकर साहब हैं उनका बयान, वो सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा कि ये रेजोल्यूशन क्या है। और उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हैं आगा सईद रहुल्ला साहब, उनका बयान सुनना चाहिए, वो क्या कहते हैं। पर जिस तरीके से बीजेपी वो कहते हैं कि ये रेजोल्यूशन केवल 370 या स्पेशल स्टेटस नहीं, वो कहते हैं 1953 से पहले की स्थिति बहाल करो। आगा सईद रहुल्ला जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है, उनका बयान सुना होगा आपने, वो तो बहुत पीछे चले गए। वो तो कहते हैं कि यहां परमिट सिस्टम होना चाहिए जम्मू कश्मीर से बाहर आने जाने में, देश का कानून यहां लागू नहीं होना चाहिए, देश का झंडा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ज्यूरिडिक्शन को वो चैलेंज कर रहे हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को चैलेंज किया जा रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की ज्यूरिडिक्शन को खत्म करने के लिए चैलेंज किया जा रहा है। वो बातें उनको कौन बताएगा। और चूंकि एक इशू लाया, अब जम्मू में जवाब देना मुश्किल था, तो कहा कि जमीनों और नौकरियों से जुड़ा, जमीनों और नौकरियों से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक नौकरी मैं आपको बोलता हूं, सिंगल एक नौकरी बताओ, क्लास 4th क्लास 3rd केएस केपीएस जो किसी बाहर वाले को लगी हो, जेके बैंक, टीचर, सब इंस्पेक्टर पुलिस के कांस्टेबल, एक बताओ जो कोई बाहर से लगाओ, एक सिंगल। रैना साहब, अभी 10 स्टेट्स हैं जिनके पास स्पेशल स्टेटस है, क्या जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलना चाहिए? आपने जम्मू कश्मीर में 70 साल देखा, यहां क्या हुआ जी, किस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात खराब किए जाते थे। कभी आप लाल चौक गए थे जी? उस दौर में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज देखी थी, उस दौर में सड़कों और बाजारों में कैसे वीरानपन होता था वो देखा था। नहीं रैना साहब, 370 हटाने के बाद फर्क पड़ा है, बट क्या स्पेशल स्टेटस की मांग सही नहीं है क्या? देखिए, हमारा एक देश, एक संविधान, एक विधान, एक। पर स्पेशल स्टेटस तो 10 स्टेट्स को और भी है। जो स्पेशल स्टेटस ये मांगते हैं ये ठीक नहीं है ना। अब चाहते हो कि यहां अलग से झंडा हो? बिल्कुल नहीं। अब चाहते हो कि यहां अलग से कानून हो? बिल्कुल नहीं। आप चाहते हैं कि यहां इस प्रकार की मानसिकता को बढ़ावा दिया जाए जो अलगाववाद और आतंकवाद को जन्म दे? हमें तो यहां खुल के कहना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है उसकी बात करनी चाहिए कि वो हमें वापस चाहिए। उसके लिए तो कोई उसके लिए रेजोल्यूशन लाते ना। इट वुड हैव बीन ए better resolution if that resolution specifically brought to pass a resolution to bring back POJK from the illegal possession of Pakistan। वो तो किया नहीं। ऐसा आपको नहीं लग रहा आपकी कमी खल रही है असेंबली के अंदर? चलिए कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक से एक महारथी। ऐसा एक क्वेश्चन है लास्ट, स्टेटहुड की बात करते हैं। बीजेपी पहले कह रही थी हम स्टेटहुड दे देंगे, बट इलेक्शन खत्म भी हो गए, गवर्नमेंट भी बन गई है। चलिए वो देखिए, वो तो केंद्र का काम है। रैना साहब का क्या योगदान रहेगा उसमें? देखिए, मेरा योगदान है लोगों का भला होना चाहिए, गरीबों की मदद करो, डेवलपमेंट करो, ईमानदारी से काम करो, करप्शन खत्म होनी चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, जस्टिस सबके साथ होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए। और मोदी जी ने किया है। ये जो गरीबों के मकान बन रहे हैं,
गोल्डन कार्ड सबको मिल रहे हैं 5-5 लाख इलाज के लिए, किसान सम्मान निधि मिल रही है, फ्री राशन आ रहा है, बड़े बड़े नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, जम्मू, सुंदरबानी, नौशहरा, रजौरी, कितने बड़े बड़े टनल्स बन रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन हो। एम्स हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सब बड़े पैमाने पर ये काम और अच्छे से होने चाहिए। नौजवानों का भला होना चाहिए, नौजवानों के रोजगार की चिंता होनी चाहिए और ईमानदारी से काम होना चाहिए और सबका भला होना चाहिए। रैना साहब के क्या फ्यूचर प्लान्स है? अब इलेक्शंस तो खत्म हो चुके हैं, क्या प्लान्स हैं आपके? हमारा प्लान जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन तय करती है वही होता है। हम देश सेवा के कार्य में लगे हैं और देश सेवा का कार्य, लोगों की खिदमत का काम, अवाम की खिदमत का काम, देशभक्ति के भाव से काम पहले भी करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। रैना साहब, लास्ट आप में सोशल मीडिया के एक सवाल है, मीम कल्चर पता है क्या होता है आपको? जहाँ मीम्स बनाए जाते हैं और आपके काफी सारे मीम्स फेमस हैं। एक जो एक लड्डू खिलाए जा रहे हैं, आप खा 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 खा, एक थोड़ी है, काफी सारे, हजारों। तो आप क्या अच्छा लगता है या थोड़ा बहुत सा अच्छा लगता है। तो कुछ यूथ के लिए कुछ बोलना चाहें क्या? यूथ को मैं ये कहूंगा कि हमें पूरी मेहनत, विद ऑल कमिटमेंट एंड डेडिकेशन अपना हार्ड वर्क करना चाहिए, फोकस्ड होकर काम करना चाहिए, अपनी मंजिल तय करनी चाहिए, अपनी जिंदगी का कोई ना कोई मुकाम, टारगेट, लक्ष्य तय करना चाहिए और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी जान से काम करना चाहिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो है मेहनत करने वालों की हमेशा जय जयकार होती है। ऐसा आप गाना भी अच्छा गाते हैं, कुछ गाना गाना चाहेंगे? फिर कभी कुछ चीजें अगले पॉडकास्ट के लिए आपको छोड़नी। Thank you, Rana, for giving us time. Thank you. It's very nice to pleasure to Nice talk to with meet you, you. sir. Thank you. Thank you so much. So, how was your experience with us and कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे पब्लिक के साथ? State Talks with Rishabh, a new podcast, a new YouTube channel that you just launched. I extend my heartiest greetings and congratulations to Rishabh, and I do hope that your hard work will bring very good results, with the public having keen interest in to know about the personal life of various political and social personalities, and I do hope you will keep it the momentum very high, especially for your YouTube channel State Talk with Rishabh, जो कि एक पॉडकास्ट के जरिए यूट्यूब चैनल ऋषभ ने शुरू किया है। मैं ऋषभ जी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अच्छे अच्छे पॉलिटिकल, सोशल, धार्मिक, सामाजिक व्यक्तित्व के धनी व्यक्तियों के जीवन परिचय, जीवन के बारे में ये अपने इन इंटरव्यूज, इन पॉडकास्ट में बताएंगे। बेस्ट ऑफ लक। Thank you so much for your kind words, sir. Thank you so much.